हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 151 टू 175 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 7 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। A curve tangential to four straight lines and consisting of arcs of different radii is known as। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपाउंड कर्व होता क्या है। कंपाउंड कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व हैविंग द डिफरेंट रेडियाई। मतलब सपोज करिए आपके पास एक ये है, दूसरा कर्व इसी के साथ ये है, लेकिन इस कर्व का रेडियाई सपोज करिए ये है और इस कर्व का रेडियाई ये, इसका मान लेते हैं R1 और इसका R2। क्या है? इस एक कंपाउंड कर्व है। तो ये पॉइंट ऑफ जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट इन दोनों के कॉमन पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 रेडियाई कर्व हैं, तो 3 स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया, यानी नंबर ऑफ कर्व्स कितने हुए 2 और स्ट्रेट लाइन 3। यानी फार्मूला क्या बना, जितने टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन है उसका 1 कम कर देंगे तो नंबर ऑफ कर्व मिल जाएंगे। नंबर ऑफ कर्व मिलने का मतलब उतने सेंटर के कर्व, जैसे यहाँ पे 2 रेडियाई के कर्व हैं तो 2 सेंटर हैं, एक सेंटर ए और एक सेंटर ए। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कर्व टेंजेंशियल टू 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई इज नोन एज। तो चूंकि डिफरेंट आर्क का रेडियाई है तो इसका मतलब कंपाउंड कर्व होगा। चूंकि 4 स्ट्रेट लाइंस है इसलिए 3 रेडियाई के कर्व बनेंगे। 3 रेडियाई के कर्व बनेंगे तो इसका मतलब 3 सेंटर्ड होंगे, यानी ऑप्शंस क्या होंगे, 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the degree of a curve is 1 degree, then radius of the curve is equal to। If the degree of, जनरली हम 30 मीटर आर्क लेंथ यूज करते हैं या 20 मीटर। यदि हम 30 मीटर आर्क लेंथ यूज करते हैं तो रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 1720 अप्रॉक्सीमेटली है अपॉन डी। डी क्या है, डिग्री ऑफ कर्व इन डिग्री, और आर क्या है, रेडियस इन मीटर। यदि हम कुछ भी डेटा ना दिया हो तो हम 30 मीटर आर्क लेंथ यूज करेंगे और डी की जगह आप 1 डिग्री रखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्व विल बी 1720 मीटर। यदि 20 मीटर आर्क लेंथ होता तो रेडियस क्या होती, 1146 अपॉन डी। ये अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of tangent of a curve of radius r and angle of deflection a is given by। The length of tangent of a curve, आपको टेंजेंट का लेंथ बताना है। जैसे सपोज करिए आप एक सर्कुलर कर्व जब आप सेटअप करते हैं ग्राउंड में तो कुछ इस तरह से होता है, और जो ये पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट होता है इसे पॉइंट यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ए है आपका, मान लेते हैं वी पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और ये जो एंगल है इसको हमने नाम दिया डेल्टा, दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल। और आपको मैं बता दूं जो सेंटर पे एंगल बनता है वो भी टोटल डेल्टा के बराबर होता है और ए पार्ट जो होगा डेल्टा बाई 2 के बराबर होगा। अब ये बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए कर्व ऑफ रेडियस आर। सपोज करिए एक कर्व का रेडियस आर है तो ये जो लेंथ है टेंजेंट का आपको ए बताना है। तो क्या हो जाएगा, आप ट्रायंगल की बात करें तो सपोज करिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ट्रायंगल ओ बी ए को ऑब्जर्व करें तो क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये लेंथ कितना हो जाएगा r tan डेल्टा बाई 2, r tan डेल्टा बाई 2। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, r tan डेल्टा बाई 2, r tan डेल्टा बाई 2। ठीक, ऑप्शंस नीचे दे रखे होंगे या कट गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ए इज। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा है, एक्चुअली यहाँ पे ए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। जब हमने सिंपल कर्व इस तरह से सेटअप किया, ये इसका सेंटर है,
जिसे हमने नाम दिया O। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है। एंड फिर बोल क्या रहे हैं, अच्छा यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू टेंजेंसी, इस पॉइंट तक जो कॉर्ड खींचते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। बाकी और भी जो कॉर्ड होंगे उसे हम बोलेंगे सब कॉर्ड या स्मॉल कॉर्ड। ठीक है, इस लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ पूछ रहे हैं, तो यानी रेडियस ऑफ कर्व कितना था? आर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, यदि ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई 2। तो आप देख लें, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लें, यूं यूं इस ट्रायंगल को, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर साइन डेल्टा बाई 2, और ये वाला भी आर साइन डेल्टा बाई 2। यानी ओवरऑल लॉन्ग कॉर्ड है जिसमें मान लेते हैं हमने ए बी नाम दे दिया, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक, यानी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 2r साइन डेल्टा बाई 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग आउट ए सिंपल कर्व बाई टू थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर। देखिए, जब हम कभी भी फील्ड में जाकर सर्कुलर कर्व को सेटअप करते हैं, जब हम फील्ड में जाकर सर्कुलर कर्व को लेआउट करते हैं इस तरह, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक लीनियर मेथड होता है एंड दूसरा एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में सेटिंग आउट करना का, कर्व को सेटिंग आउट करने का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट पॉइंट्स है, इन्हें लोकेट करना, अब फिर इनको मिलाते हुए हम कर्व को प्लॉट कर देंगे। तो इस कर्व के लेआउट में इन द फील्ड देयर आर टू मेथड्स। पहला लीनियर मेथड्स है जिसमें हम चेन का, टेप का यूज करते हैं, और एंगुलर मेथड्स होता है जिसमें टू थियोडोलाइट्स मेथड यूज करते हैं। टू थियोडोलाइट्स मेथड में ओनली एंगुलर मेजरमेंट्स इज डन, यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट्स नहीं करते, और वन थियोडोलाइट मेथड में हम एंगुलर और लीनियर दोनों मेजरमेंट्स करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि टू थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर लीनियर मेजरमेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियल ऑफसेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व ऑफ रेडियस r इज गिवन बाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सपोज करिए आपका एक कर्व है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, यहाँ से एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कर्व से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या किए? एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये लेंथ x है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। अब यदि हम रेडियल डायरेक्शन में एक इस तरह खींचें, तो जो ये रेडियल ऑफसेट होगा, ये डिस्टेंस जो होगी उसे हम बोलेंगे रेडियल ऑफसेट। इसका नाम हमने दे दिया OX। यही OX हमें फाइंड आउट करना है। तो इस OX का क्या वैल्यू होगी, आइए देखते हैं। इस OX की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे इस टोटल डिस्टेंस में से यदि r को माइनस कर दें तो आपको ए रेडियल ऑफसेट मिल जाएगा, रेडियल ऑफसेट मिल जाएगा। चूंकि ए डिस्टेंस x है और ए डिस्टेंस कितना है? r है, ये r है। तो आपका टोटल डिस्टेंस, सपोज करिए इसका नाम हमने रख दिया O, इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B। यानी जो आपका रेडियल ऑफसेट है OX, वो क्या हो जाएगा? OA माइनस OB। अब OA है क्या? आप ट्रायंगल से देखेंगे तो अंडर रूट r² प्लस x², यही है OA। अब OB क्या है? r है, तो यानी इसमें से माइनस r को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AB, दैट इज OX, दैट इज रेडियल ऑफसेट। यानी रेडियल ऑफसेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट r² प्लस x², फिर उसको माइनस r कर देंगे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if r is the radius of curvature at any point of transition curve and L is the distance from the beginning of the transition curve to that point, then for the ideal transition curve। देखिए, सपोज करिए आपका एक ट्रांजिशन कर्व है कुछ इस तरह, और ये यहाँ से एक इसका x एक्सिस है या टेंजेंट है, ये y एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ से आपका सपोज करिए इस पॉइंट पे
सपोज करिए इस पॉइंट पे, और यदि मैं ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पे, x लेंथ है यहाँ से ट्रांजिशन कर्व का, ठीक। तो इस पॉइंट पे ट्रांजिशन कर्व का कुछ रेडियस होगा, दैट इज मान लेते हैं स्मॉल r। तो ट्रांजिशन कर्व के लॉ में क्या होता है, x प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यदि टोटल लेंथ ट्रांजिशन कर्व का l है तो क्या हो जाएगा, l प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle of intersection and the radius of simple circular curve are 120 degree and 700 meter respectively, then सपोज करिए जब आपने सर्कुलर कर्व इस तरह सेटअप किया, ये इसका है सेंटर पॉइंट, ठीक, ये स्टार्टिंग टेंजेंट है और ये है आपका फाइनल टेंजेंट, ठीक। इंटरसेक्शन एंगल होता है कि ये अंदर का एंगल, चूंकि ये 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, तो ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 120 60 डिग्री। अब हमें पूछ रहे हैं कि इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं, तो रेडियस ऑफ सिंपल कर्व दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज, द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज, आपको पता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, दिस लाइन, और इसका फार्मूला भी हमने बताया था, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज 2r sin delta by 2, sin delta by 2, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल एंड डेल्टा इज 60 डिग्री, तो डेल्टा बाई 2 इज 30 डिग्री, साइन 30 बराबर हाफ, तो यानी कितना हो जाएगा 2r, r दे रखा 700 मीटर इंटू हाफ, तो 2 से कैंसिल आउट, यानी 700 मीटर, तो यानी लॉन्ग कॉर्ड की डायमेंशन जो होगी 700 मीटर, यानी आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज 700 मीटर, तो यानी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिवर्स कर्व द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर इज, सपोज करिए रिवर्स कर्व होता क्या है, जब दो सिंपल कर्व्स का कॉम्बिनेशन, सिंपल कर्व्स हो या कोई और कर्व हो, उनका कॉम्बिनेशंस करते हैं बट उनके सेंटर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। सपोज करिए इस तरह, क्या है, रिवर्स कर्व है, तो ये दोनों कर्व जहाँ, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, अभी सपोज करिए दोनों कर्व इस पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज जंक्शन पॉइंट। अब इस कर्व के लिए कुछ सुपर एलिवेशन होगा, सपोज करिए सिंपल सर्कुलर कर्व है, अब इस सर्कुलर कर्व के लिए जो सुपर एलिवेशन होगा यह इसका अपोजिट होगा, तो इस जंक्शन पॉइंट पे दो अपोजिट नेचर के सुपर एलिवेशन तो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होता है, सुपर एलिवेशन हम 0 प्रोवाइड करते हैं। तो इस रिवर्स कर्व में जहाँ पे दोनों कर्व आपस में मैच करते हैं, यानी जंक्शन पॉइंट पे जो सुपर एलिवेशन होता है वो 0 होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट प्रैक्टिकली इसे कैसे सेटअप किया जाता है, चूंकि मैं रेलवे में रहा हूँ तो मैं देखा हूँ रिवर्स कर्व जो प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली इस तरह प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं बताऊँ, एक कर्व ए है और दूसरा कर्व आपका रिवर्स कर्व ए है, तो इनके बीच में हम कुछ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर देते हैं, ए स्ट्रेट लाइन और ए स्ट्रेट लाइन, इसके बाद एक कर्व, इसके बाद एक कर्व, ऐसे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे थ्योरेटिकल बात हो रहा है, जंक्शन पॉइंट पे 0 सुपर एलिवेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज, स्पाइरल एंगल के टर्म में पूछ रहे हैं। देखिए सपोज करिए आपका एक ट्रांजिशन कर्व है इस तरह, ये आपका एक टेंजेंट पॉइंट है यहाँ से, तो किसी पॉइंट P जो कि ट्रांजिशन कर्व पे, वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए यू, दैट जो एंगल ए बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, यानी इस टेंजेंट से या हॉरिजॉन्टल से बोल लें, इसे हम बोले फाई, यानी स्पाइरल एंगल। और इसको यदि ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला दिया जाए तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज ए डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 5/3, 5/3, यानी डिफ्लेक्शन एंगल इज 1/3 ऑफ द स्पाइरल एंगल। कैसे, आइए प्रूव करके देखते हैं। सपोज करिए जो आपने
इस तरह इसको बनाया था, ये आपका ट्रांजिशन कर्व था, ये पॉइंट P था, मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है। तो हमें पता है जो ट्रांजिशन कर्व है उसका इक्वेशन कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यूबिक पैराबोला है x³ अपॉन 6RL। अब यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं जब हम, तो ए एंगल डेल्टा है, आप जानते हैं जैसा कि, सही बात है। तो यानी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, y/x। तो y/x जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x³ अपॉन 6RL अपॉन x, तो हो जाएगा आपका आंसर x² अपॉन 6RL। क्या मिल गया, ये डिफ्लेक्शन एंगल। अब आपको हमें बताना है कि फाई क्या होगा, यानी स्पाइरल एंगल। आपको पता है स्पाइरल एंगल इज दिस, यानी टेंजेंट हो जाएगा। चूंकि y बराबर x³ अपॉन 6RL, तो यानी dy/dx ही स्पाइरल एंगल होगा। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² अपॉन 2RL। ठीक, तो आप देखिए डेल्टा बराबर x² अपॉन 6RL और dy/dx यानी फाई इज इक्वल टू x² अपॉन 2RL, यानी डेल्टा इज 1/3 ऑफ फाई। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज। तो वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज, जो वर्टिकल कर्व होता है कब प्रोवाइड करते हैं, जब ग्रेडियंट चेंज होती है। जनरली वर्टिकल कर्व्स होते हैं, समिट कर्व्स होते हैं, वैली कर्व्स होते हैं। हम पैराबोलिक ही प्रीफर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड द सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट इज इक्वल टू। देखिए सपोज करिए एक ट्रांजिशन कर्व है और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर कर्व है। दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। इस ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। चूंकि जंक्शन पॉइंट आपका सपोज करिए P है, इससे एक हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया, किस पे, इसके टेंजेंट पे। इसका नाम है y, इसकी वैल्यू है y। तो पूछ रहे परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट इज इक्वल टू, ये शिफ्ट के टर्म में इसका रिलेशन बताना है। चूंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि इस y की वैल्यू कितनी होती है भाई, y की वैल्यू होती है x³ अपॉन 6LR, सही बात है। और हमें पता है कि शिफ्ट कितना होता है, L² अपॉन 24R, सही बात है। चूंकि एट द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व में क्या होगा कि एट जंक्शन पॉइंट पे टोटल ट्रांजिशन कर्व का लेंथ आ जाएगी। ये सपोज करिए टोटल ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना है, L। तो जो y की वैल्यू होगी x³ अपॉन 6LR, वहाँ पे x की जगह हम L पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका L³ अपॉन 6LR, और L से कैंसिल होने के बाद आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू L² अपॉन 6R। अच्छा अब बताइए ये L² है, चूंकि शिफ्ट L² 24R एंड y बराबर L² 6R, इट मीन्स ये शिफ्ट का 4 टाइम होगा। यानी जो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट है जो जंक्शन पॉइंट से टेंजेंट पे ड्रॉ किया गया है जिसकी वैल्यू y है, ये y जो होगा वो शिफ्ट का 4 टाइम होगा। आप देख लें इक्वेशन से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, then the spiral angle is given by। if the radius of circular curve is 5 times the length of transition curve, then the spiral angle is given by। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि स्पाइरल एंगल फाई इज इक्वल टू x² अपॉन 2LR। सिंस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यदि ये रेडियस जो है 5L हो जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, फाई इज इक्वल टू, अच्छा इस x की वैल्यू भी L के बराबर है, तो यानी L² अपॉन 10L²।
यानी 1/10 रेडियन, यानी आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if L is the length of transition curve and R is the radius of circular curve, then the shift of the curve is directly proportional to। शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट S इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 24R। तो शिफ्ट जो होता है आपका लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी देन द शिफ्ट ऑफ द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड L स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, शिफ्ट होता क्या है। सपोज करिए आपका एक स्ट्रेट लाइन है ये, यहाँ आपको क्या करना है कि सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना है इस तरह, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे सुपर एलिवेशन 0 है, सर्कुलर कर्व पे कुछ सुपर एलिवेशन होगा, तो डायरेक्ट आप स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व जाएंगे तो दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, दिस इज नॉट, ये डिजाइन के हिसाब से ठीक नहीं है। तो हमें क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व इसके बीच में लेआउट करना पड़ता है, तो हमें एक ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में डालना पड़ता है। तो सपोज करिए यहाँ से हमने क्या किया, एक ट्रांजिशन कर्व उठाया, अब फिर इसके आगे सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर दिया यहाँ से, और यहाँ से क्या किया, ट्रांजिशन कर्व। तो क्या होगी, मेरी जो राइडिंग होगी वो स्मूथ होगा, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व के प्रोविजन के वजह से जो रेडियस में चेंजेज होगा वो ग्रेजुअली चेंज होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप सपोज करिए स्ट्रेट लाइन पे रेडियस इनफाइनाइट है, सर्कुलर कर्व पे रेडियस आर है, इनफाइनाइट से सीधे आर ले आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम इनफाइनाइट रेडियस से धीरे धीरे कम करते करते ट्रांजिशन कर्व के प्रोविजन के वजह से सर्कुलर कर्व तक पहुंच जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो इफ द लेंथ L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, देन द शिफ्ट ऑफ द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसा कि हम शिफ्ट का फार्मूला जानते हैं और इसका आंसर भी जान गए, लेकिन शिफ्ट होता क्या है तो आप ये देखें, जो सर्कुलर कर्व यहाँ पे है, यदि हम इसको एक्सटेंड करें पीछे के डायरेक्शन में, कुछ इस तरह होगा। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व जो प्रोवाइड किए गए थे एक्चुअल में यहाँ थे, लेकिन ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये शिफ्ट हो गया सर्कुलर कर्व यहाँ पे। तो ये जो है यही कहलाता है शिफ्ट। क्या कहलाता है, शिफ्ट। और शिफ्ट की वैल्यू होती है L स्क्वायर बाई 24R, जैसा कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अपग्रेड of 1.5% is followed by a downgrade of 0.5% and rate of change of grade is 2.2% per 20 meter chain, then the length of vertical curve is। Since the grade is change from 1.5% is upgrade यानी upward है, फिर 0.5% नीचे की तरफ है, दिस इज 0.5% एंड दिस इज 1.5%। तो ओवरऑल टोटल ग्रेडियंट चेंज कितना हुआ, 1.5 माइनस 0.5 सिंस डाउनवर्ड है तो इसके साथ माइनस और लगा देंगे, यानी -5.5। तो टोटल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा 2%, ठीक। टोटल ग्रेडियंट चेंज इज 2%, सिंस 0.2% इज पर 20 मीटर, तो 1% कितना हो जाएगा, 20/0.2, एंड 2% कितना हो जाएगा, 2% से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए वर्टिकल एंड टेंजेंट इज। क्या होता है जो डिफरेंस इन, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट करेक्शन भी नाम देते हैं। कोई भी पॉइंट है जो कि वर्टिकल कर्व्स पे है और उस वर्टिकल कर्व का जो टेंजेंट है, तो उनके बीच एलिवेशन में जो डिफरेंस है वो होता है प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। सपोज करिए इस तरह से हम देखते हैं कि ए आपका एक पैराबोलिक कर्व है, ये आपका टेंजेंट है, इनिशियल टेंजेंट, और ए आपका ये वाला टेंजेंट है। इनिशियल टेंजेंट की ग्रेडियंट जो है G1 है, कितना है G1, और इसका ग्रेडियंट है G2। ये स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस x पे हमने कोई पॉइंट लिया P, दिस इज पॉइंट P, और ये आपका कुछ ऐसे है,
मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है m है, तो आपको m बताना जो कि ये इतनी डिस्टेंस है। यही डिफरेंस पूछ रहे हैं कि किसी पॉइंट है जो कि कर्व पे है o और उसके टेंजेंट से एलिवेशन में क्या डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंस होता है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इनिशियल से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप इसको डेराइव करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपका सर्कुलर पैराबोलिक कर्व था, ये टेंजेंट है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, इस और ए मान लेते हैं, ए आपका पॉइंट पी था और ए ओ है और ए एम है, तो जो डिफरेंस होगा वो पी एम होगा। ठीक है, तो चूँकि पैराबोलिक का इक्वेशन क्या होता है, आपको वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक, यदि आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी, 2x प्लस बी। चूँकि एट x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू g1 के बराबर। इसका ग्रेडियंट कितना है, g1, तो यानी g1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपको g1 मिल गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में ले आकर रख सकते हैं, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस जी1 नाउ जो डिफरेंस है पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g1x, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस g1x। चूँकि bx था तो b की वैल्यू g1 रख देंगे तो g1x हो जाएगा, तो pm जो डिफरेंस हो जाएगा gx माइनस वाई, तो आप पाओगे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक, यही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following two statement and select the correct answer. Shift bisect the transition curve and transition curve bisect the shift. Option statement 1 and 2 both are correct. Option C is the correct answer. कैसे, सपोज करिए आपका शिफ्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 24r, एक्स स्क्वायर अपॉन 24r होता है, सही बात है। यदि x क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यदि x बराबर l/2 रखते हैं, x बराबर l/2 रखते हैं तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन 48r। ठीक, और यदि x बराबर l रखते हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट बराबर l स्क्वायर अपॉन 24r। तो यानी x बराबर l/2 रखने पे शिफ्ट क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। इसका मतलब x बराबर l/2 यानी जब हम ट्रांजिशन कर्व को बाइसेक्ट कर दें तो शिफ्ट भी क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। तो यानी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, यानी जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑन रोड्स एंड रेलवे रेस्पेक्टिवली टेकन एज। चूँकि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है, सपोज करिए जब आप सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहे हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है P, वेट क्या होता है डाउनवर्ड लगता है W, तो P/W का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, जो कि होता है V²/GR के बराबर। तो आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर हाईवे 1/4 होता है और रेलवे के लिए 1/8 होता है। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग। एजोनिक लाइन्स क्या होता है, जैसा सर्वेइंग में हमने पढ़ा है, डिक्लिनेशन क्या होता है, सपोज करिए आपका ये ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ है। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिफरेंस होता है उसे हम डिक्लिनेशन बोलते हैं, डेल्टा। ये ईस्ट भी हो सकता है या वेस्ट साइड भी हो सकता है। एगोनिक लाइंस वो होती हैं जिनमें डिक्लिनेशन 0 हो, मतलब ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कॉन्साइड कर जाएं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइसोगोनिक्स क्या होती हैं, आइसोगोनिक्स वो लाइंस होती हैं जो सेम डिक्लिनेशन से पास करें। ठीक है, तो यहाँ पे एगोनिक लाइंस इज द लाइन ज्वाइनिंग द 0 डिक्लिनेशंस। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्कमपोलर स्टार डिक्लिनेशन मस्ट बी। देखिए सबसे पहले सर्कमपोलर स्टार होता क्या, ऐसा स्टार जो कभी सेट करता ही ना हो और जिसका डिक्लिनेशन एंगल डेल्टा इज ग्रेटर देन को लैटिट्यूड 90 - θ। अब डिक्लिनेशन एंगल को लैटिट्यूड क्या होता है,
आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो सरकमपोलर स्टार वो होते हैं जिनका डिक्लिनेशन एंगल को लैटिट्यूड से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कभी सेट नहीं करते, आप जब भी इक्वेटर से ऊपर जाएंगे सभी सरकमपोलर स्टार्स की संख्या बढ़ती जाएगी। आप पोल पे पहुंच जाएंगे, जितने स्टार्स होंगे सब सरकमपोलर स्टार होंगे। यदि आप इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे तो कोई भी स्टार आपको सरकमपोलर स्टार नहीं दिखेगा। तो सरकमपोलर स्टार के लिए मेन कंडीशन है डिक्लिनेशन एंगल शुड बी ग्रेटर देन द को लैटिट्यूड, यानी सरकमपोलर स्टार के लिए डिक्लिनेशन मस्ट बी मोर देन द को लैटिट्यूड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू। तो लोकल सिडरल टाइम होता क्या है? लोकल सिडरल टाइम LST इज इक्वल टू राइट एसेसन प्लस आवर एंगल HA। जब हमारा जो स्टार है अपर ट्रांजिट के केस में, फॉर ए स्टार एट अपर ट्रांजिट जो होता है आवर एंगल 0 होता है। तो जो हमारा लोकल सिडरल टाइम होगा वो राइट एसेसन के बराबर होगा। अच्छा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल सिडरियल टाइम इज इक्वल टू राइट एसेसन ऑफ द स्टार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग मिनिमम डिक्लिनेशन ऑफ सरकमपोलर स्टार हैविंग लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ। आपको अभी हमने बताया था कि सरकमपोलर स्टार होने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है, डिक्लिनेशन एंगल शुड बी ग्रेटर देन को लैटिट्यूड, यानी डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? लैटिट्यूड। चूँकि सरकमपोलर स्टार हैविंग लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ, तो थीटा बराबर 40 डिग्री रख दीजिए, तो यानी आपका डिक्लिनेशन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 50 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर एंड सिडरियल ईयर इज। देखिए, सिडरियल ईयर जो होता है वो ट्रॉपिकल ईयर से हमेशा बड़ा होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक सिडरियल ईयर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 365.25 मीन सोलर डे होता है। क्या? एक सिडरियल ईयर। एक ट्रॉपिकल ईयर जिसे हम सोलर ईयर भी कहते हैं, ये 365.24 मीन सोलर डे होता है। तो ओवरऑल आपको क्या मिला? सिडरियल ईयर इज ग्रेटर देन ट्रॉपिकल ईयर। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिडरियल डे इज स्मॉलर देन ट्रॉपिकल डे, बट सिडरियल ईयर इज ग्रेटर देन ट्रॉपिकल ईयर। सिडरियल डे क्या होता है कि अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट्स, 33 आवर्स 56 मिनट होता है। ये सिडरियल डे है। और सोलर डे क्या होता है? 24 घंटे। यानी सिडरियल डे इज स्मॉलर देन सोलर डे और ट्रॉपिकल डे। सोलर डे और ट्रॉपिकल डे कितना स्मॉल होता है? 4 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, और एक्चुअल में देखा जाए 3 मिनट 55 सेकेंड होता है। लेकिन सिडरियल ईयर जो होता है, ईयर, वो ट्रॉपिकल ईयर से बड़ा होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। सिडरियल ईयर जो होता है ट्रॉपिकल ईयर से क्यों बड़ा होता है? इसका वजह मेन जो होती है अर्थ के प्रिसेशन होती है, ठीक है। अब सिडरियल ईयर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, होता क्या है। देखिए, यहाँ पे है, आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। जो आपका सोलर ईयर होता है या ट्रॉपिकल ईयर होता है वो क्या होता है? सन को किसी एक पॉइंट से उसी पॉइंट पे आने में जितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं सोलर ईयर या ट्रॉपिकल ईयर। यह विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। यदि किसी आप दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, सन को किसी एक पोजीशन से फिर उसी पोजीशन में आने में जो समय लगता है उसे हम ट्रॉपिकल ईयर या सोलर ईयर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए समर सॉलिस्टिस से फिर समर सॉलिस्टिस आने में जो समय लगता है उसे हम बोलेंगे सोलर ईयर, या वर्नल इक्विनॉक्स से फिर वर्नल इक्विनॉक्स तक सन को आने में जो टाइम लगेगा दैट इज ट्रॉपिकल ईयर या सोलर ईयर। जबकि सिडरियल ईयर क्या होता है? अर्थ द्वारा सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं सिडरियल ईयर।
तो सिडरियल ईयर जनरली 20 मिनट ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल ईयर या सोलर ईयर से, जबकि सिडरियल डे स्मॉलर होता है ट्रॉपिकल डे या सोलर डे से। ठीक है, आपको एक यहाँ पे बेसिक आपको आइडिया दिया। पूरे डिटेल में आपको यदि इसको जानना होगा, आप कहेंगे तो मैं एस्ट्रोनॉमी पे एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार हैज डिक्लिनेशन ऑफ 55 डिग्री नॉर्थ, इट्स अपर कल्मिनेशन इज इन द जेनिथ ऑफ द प्लेस, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लोअर कल्मिनेशन। देखिए क्या होता है, पूरे स्पेयर को, पूरे यूनिवर्स को हम एक सेलेस्टियल स्पेयर में बांट देते हैं। इस तरह सपोज करिए सेलेस्टियल स्पेयर है, ये आपका होरिजन है, एक स्टार है M1, इसका नाम हमने रख दिया M1। एक पोजीशन इसकी A है, दूसरी पोजीशन B है। अच्छा, A जो है आपका, इसे बोलते हैं मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन। तो जब कोई भी स्टार सेलेस्टियल मेरिडियन को क्रॉस करता है तो उसे बोलते हैं हम स्टार क्या है, ट्रांजिट कंडीशन में है, यानी कुल्मिनेट कर रहा है। तो स्टार की दो पोजीशन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। जो पॉइंट ए पोजीशन है, इस समय स्टार की ऑल्टीट्यूड इज हाईएस्ट, दैट इज नोन एज अपर ट्रांजिट। और बी पोजीशन में क्या है, स्टार की ऑल्टीट्यूड लोवेस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, लोअर ट्रांजिट। तो स्टार जब भी सेलेस्टियल मेरिडियन को क्रॉस करता है तो अपर ट्रांजिट और लोअर ट्रांजिट या अपर कल्मिनेशन या लोअर कल्मिनेशन फॉर्म होते हैं। अब कह रहे हैं जब स्टार का डिक्लिनेशन 50 डिग्री नॉर्थ है और इट्स अपर कल्मिनेशन इज इन जेनिथ ऑफ द प्लेस, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लोअर कल्मिनेशन इज। देखिए कभी भी लोअर कल्मिनेशन में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जेनिथ डिस्टेंस क्या होती है, जेनिथ डिस्टेंस एट लोअर कल्मिनेशन इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस डेल्टा। थीटा क्या है, लैटिट्यूड, डेल्टा क्या है, डिक्लिनेशन। जेनिथ डिस्टेंस है कब, एट लोअर कल्मिनेशन। अब आपको डिक्लिनेशन एंगल दे रखा है 55 डिग्री नॉर्थ, लेकिन लैटिट्यूड नहीं दे रखा। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स अपर कल्मिनेशन इज इन जेनिथ ऑफ प्लेस। तो आपको मैं बता दूं, जब भी अपर कल्मिनेशन जो होता है जेनिथ में हो रहा है, जेनिथ जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे हो रहा है, तो उस केस में डिक्लिनेशन एंगल और लैटिट्यूड बराबर होते हैं। तो इसका मतलब डिक्लिनेशन एंगल 55 डिग्री है तो लैटिट्यूड भी 55 डिग्री होगा। तो जेनिथ डिस्टेंस एट लोअर कल्मिनेशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 प्लस 55 यानी 110 डिग्री। तो आपको कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। तो यानी आपको जेनिथ डिस्टेंस एट लोअर कल्मिनेशन इज 70 डिग्री। देन लैटिट्यूड ऑफ लोअर कल्मिनेशन क्या होगा, देन लैटिट्यूड ऑफ लोअर कल्मिनेशन इज इक्वल टू 90 माइनस जेनिथ डिस्टेंस, यानी आपका 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना, 20 डिग्री। चलिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं। जब स्टार ट्रांजिट करता है, कल्मिनेट करता है, तो उस केस में, अपर ट्रांजिट केस में, इफ डिक्लिनेशन एंगल इज ग्रेटर देन थीटा मतलब लैटिट्यूड, जब डिक्लिनेशन इज ग्रेटर देन थीटा यानी लैटिट्यूड, तो उस केस में जो अपर ट्रांजिट होगा जेनिथ पॉइंट के नॉर्थ साइड में होगा। इफ डेल्टा इज लेस देन थीटा, तो जो आपका अपर कल्मिनेशन होगा वह जेनिथ पॉइंट के साउथ साइड होगा। यदि अपर कल्मिनेशन जेनिथ में ही हो रहा हो, जेनिथ पॉइंट पे ही हो रहा हो, तो डिक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू थीटा। देखिए इसी वाले पॉइंट पे ये क्वेश्चन बना था, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना आपको हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जो जेनिथ डिस्टेंस होती है लोअर कल्मिनेशन में, आपको पता है कि 180 माइनस ब्रैकेट में थीटा प्लस डेल्टा, जिस पे क्वेश्चन लगा है। लेकिन अपर कल्मिनेशन में जो जेनिथ डिस्टेंस होती है वो डेल्टा माइनस थीटा व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन थीटा, एंड थीटा माइनस डेल्टा व्हेन डेल्टा इज लेस देन थीटा। तो 2 पॉइंट और भी याद कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A vertical photograph was taken from an aircraft flying at an altitude of 2000 meter above the mean sea level. The focal length of the camera is 175 mm. The scale of the photograph for a hill of an elevation is 250 मीटर। चलिए आइए इसको हमने पहले लेआउट कर लेते हैं। सपोज करिए आपका ये मीन सी लेवल है और ये हिल है जिसकी हाइट h है, ठीक। यहाँ एक हमारा फोटो का ग्राफ है, फोटो का कैमरा है, ये फोटो कैमरा का फोकस डिस्टेंस है। दिस इज एक्सपोजर पॉइंट, एक्सपोजर स्टेशन जहाँ से हम लेते हैं फोटोग्राफ। इस हिल से इसको हमने मिलाया और ये डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है फोकस, और हमने क्या किया इसको मिलाया। इस एक्सपोजर पॉइंट से मीन सी लेवल तक की जो हाइट है वो कैपिटल H है। क्या है? कैपिटल H, ठीक। तो आपको मैं बता दूं जो इसके ये हिल है, हिल की हाइट है, तो जो स्केल होता है वो होता है F/H माइनस H, स्मॉल h। स्मॉल h दे रखा है 250 मीटर, कैपिटल H कितना दे रखा है 2000 मीटर, और F दे रखा 175 mm। तो ये पुट करके देखते हैं, यानी 175 mm अपॉन 2000 माइनस 250, सिंस ये मीटर में है ऊपर mm में तो 1000 से मल्टीप्लाइड भी कर देंगे नीचे, तो आपको मिल जाएगा 1/10,000। सॉल्व करके देख लें, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज ये आखिरी क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर देख